नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर हैं जो अभी युवा हैं और काफ़ी संभावनाएं उनसे हम आगे भविष्य के लिए भी देखते हैं। 2005 बैच के वो मध्य प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और आते वो तकनीकी बैकग्राउंड से हैं, IITN हैं और गुवाहाटी से उन्होंने IIT में पढ़ाई अपनी पूरी की इंजीनियरिंग की और उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय सेवा में उनका पदार्पण हुआ और अदब तहज़ीब की नगरी लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी मुझे लगती है कि लखनऊ से होने का जो एक इम्पैक्ट है वो भी उनके व्यक्तित्व में बहुत साफ तौर पर नज़र आता है। उनकी जो रीसेंट पोस्टिंग की मैं बात करूं, जो वर्तमान पोस्टिंग है वो है DIG ग्रामीण इंदौर, और इसके पहले वो बेहद महत्वपूर्ण जगह छिंदवाड़ा से DIG के कैपेसिटी से ही वहाँ उनका करीब करीब 1 साल का कार्यकाल रहा और अब वो इंदौर में है। तो मेरे साथ हैं, मिलिए, मुलाकात करिए सुशांत सक्सेना जी से। बहुत स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद शरद जी। सुशांत जी बहुत सहज, बहुत सरल, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावट नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जीवन में ये होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ से व्यक्तित्व में आती है? कहा यही जाता है कि परिवार, संस्कार और आपकी सोच। आप क्या सहमत हैं इससे या कहीं और से भी आपको लगा? क्योंकि आप बहुत कम पसंद करते हैं अपने बारे में बात करना, अपने को खोलना, अपने को उस पर अभिव्यक्त करना। शरद जी, मेरा मानना है कि ये तो नैसर्गिक गुण है जी। जो बाकी आता है वो भारी है। तो वस्तुतः अपने को उल्टा प्रश्न करना चाहिए कि आडंबर और प्रचार कहाँ से आता है। बहुत सुंदर प्रश्न ये होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए तो ये एक मतलब मेरा स्वाभाविक व्यक्तित्व है और निश्चित तौर पे परिवार और संस्कार की इसमें भूमिका है। मैं इसके प्रति मैं बहुत अनुग्रहित हूँ कि मुझे इस परिवार और इस ऐसे संस्कार मिले। और मैं वस्तुतः मेरा ये मानना है कि अधिकारी अच्छा या होना ये निर्भर करता है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो निश्चित तौर पर अच्छा अधिकारी होगा, ये मेरा मानना है। इस सेवा में आने के बाद और उसके पहले भी जो आपकी उपलब्धि थी, IITN गुवाहाटी, क्या ये सब जब आपको मिला, फिर अखिल भारतीय सेवा, फिर भी आडंबर और ये सब आपसे दूर ही रहे? जबकि इनके बाद तो कहा जाता है आडंबर आता है, कृत्रिमता आती है, थोड़ी सी अकड़ भी आ जाती है या खासी अकड़ आ जाती है। अब मेरे ख्याल से ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरा मानना है व्यक्ति अपना नैसर्गिक गुण जो है वह उसके साथ सदैव बना रहता है और ये एक ऐसी चीज़ है कि वह परिवर्तित करना भी यदि चाहे तो परिवर्तित कर नहीं सकता है। तो मेरे लिए तो ये एक वे ऑफ लाइफ है और मैं मतलब मुझे लगता है कि व्यक्ति को सीधा, सरल, स्वाभाविक और सहृदय होना चाहिए। अच्छा मनुष्य वही है जिसका जो है वास्तव में हृदय जो है वो सहृदय हो और वह भावनाओं को समझ सके। और अवसर के तौर पे भी देखें, यदि भावनाओं को समझने की क्षमता है तो आम जन के लिए अच्छे से अच्छा कर पाने के लिए उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। तो मेरा मानना है कि एक सहृदय व्यक्ति जो है वह एक अच्छा अधिकारी निश्चित तौर पे बनेगा और मैंने जो है तो अपना नैसर्गिक गुण पकड़ के रखा है। तो मैं अगर पीछे ले चलूँ आपको, और 10 साल के बाद की वो उम्र होती है जब कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा, लड़का या लड़की, एक सपने देखना भी शुरू करता है कि जो होशमंदी की एक उम्र होती है 10 से 15 साल की, कि मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे ये सोचना है। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि उस उम्र में आपका क्या सपना था जब आप स्कूलिंग में थे, ख़ासतौर से 5वीं 5th क्लास के बाद? और फिर मैं आऊँगा कॉलेज में आने के बाद के, तो वो जो स्कूल की उम्र थी, एक मस्ती की उम्र, जाहिर तौर पर आप एक मेधावी विद्यार्थी रहे ही होंगे क्योंकि IIT जाने का सफ़र बिना अच्छी स्कूलिंग और अच्छे विद्यार्थी के संभव नहीं है। कैसे याद करते हैं आप उन दिनों को? क्या सोचते थे? किस तरह की अपब्रिंगिंग थी? कैसा माहौल था वो? देखिए, विद्यालय काल का समय था, मुझे याद है लखनऊ में जो है पहले महर्षि विद्या मंदिर में और फिर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, 2 स्कूलों में मेरी जो है वो शिक्षा दीक्षा रही। तो काफ़ी मस्ती करते थे हम लोग जो है और उस समय जो है हॉबीज़ तो जो अभी हैं वो तब भी थी। वही सारे शौक़ थे
लेकिन हाँ, हमने खूब खेला है। हमने खूब जो बचपन के जो कहते हैं चुहल होती है, हमने उसका पूरा आनंद लिया है। पूरा आनंद लिया। और जो है फिर जब बड़े क्लासेस में पहुँचे तो विशेष फोकस था गणित और भौतिकी में, हमें विशेष रुचि थी। तो ये दोनों जो विषय हैं मेरे अत्यंत प्रिय रहे और आज भी हैं। और मैं आज भी जो है इन दोनों विषयों से जीवंत संपर्क में हूँ। तो मैं तो ये उस तरफ क्या है कि जब आप सीनियर क्लासेस में पहुँचते हैं तो एक रहता है कि नहीं कंपटीशंस की तैयारी करनी है, तो वो एम मैंने बना लिया था। जो है माता पिता के आशीर्वाद से अच्छे अंक तो आए ही, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि मन में ये जो है महत्वाकांक्षा रही कि जो है वो मुझे आईआईटी से जो है वो ग्रेजुएशन करना है। और यही कारण है कि जो है वो प्रेरणा जो माता पिता से मिली वो जो है उसके कारण मैं सफल हो सका। और आईआईटी के दौरान भी जो है मैंने इन हॉबीज़ को भी पकड़ के रखा और वहाँ भी चूँकि काफ़ी जो है माहौल एकेडमिक रहता है तो उस तरफ मेरा मतलब फोकस बना रहा, लगातार बना रहा। जी, आपने एक अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, परीक्षाओं का मौसम ये चल रहा है और आजकल के बच्चे या तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अपने को व्यस्त रखते हैं या पढ़ाई में। खेल के मैदानों से उनका रिश्ता लगभग टूट गया है। जिम्मेदार हम पेरेंट्स भी हो सकते हैं और जो उनका वातावरण है आसपास का वो भी जिम्मेदार हो सकता है, जहां यही कहा जाता है कि खेलना है तो आप अब अपने या तो इंडोर गेम्स खेल लो और या तो फिर अपने मोबाइल में खेल लो, बाकी अब मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं। तो आप खूब खेलते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, कैसे संतुलन बनाते थे दोनों में? देखिए, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है ये। हम लोग जब खेलते थे तो हम लोग मोहल्ले में खेलते थे। हमें याद है शाम को हम लोग रेस लगाते थे, इस खंबे से लेके उस खंबे तक कौन पहले जाके टच करेगा। तो ये डेली शाम का हम लोग का काम था और जो है पूरा मोहल्ला ग्रुप में इकट्ठा होता था। उस समय ये मोबाइल जो है फ़ोन ये शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट मैंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन जो है वर्ष 2006 में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ख़रीदा। उससे पहले मैंने कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लिया था, मेरे पास था भी नहीं। तो अभी क्या है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है या टेलीविज़न है, ये इसके जो लाभ हैं वो हम सब जानते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये एक दूसरे से मतलब एक ही मोहल्ले या कॉलोनी में एक दूसरे से न केवल इतना बल्कि एक ही घर परिवार में एक दूसरे से मतलब परिजनों को एक दूसरे से विरत कर रहे हैं। और ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये चीज़ मुझे लगता है ठीक नहीं है। खेलों पे और अधिक फोकस होना चाहिए, क्योंकि खेल ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य को दूसरे से जोड़ती है और हमें जोड़ने वाली चीज़ों की जो है वो नितांत ज़रूरतें हैं। तो इसलिए खेल तो बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा ये मानना है कि खेल जो है वो जो आपके एकेडमिक्स हैं उसके साथ विरोधाभास नहीं है। ये कहीं ना कहीं उससे आपका मन मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होता है और आपको ये उल्टा मदद करता है पढ़ाई में। ये मेरा सोचना है। जहाँ उनकी ज़रूरत है उनका उपयोग करें, लेकिन एक बीमारी की तरह उनको गले में मत लटका मैं तो ये तक कहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग व्रत उपवास करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के भी अगर हम कोई दिन चयनित कर सकें जिस दिन हम इसका पूर्णतः व्रत उपवास रख सकें, खास तौर से छात्र वर्ग के लिए, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती और यकीनी तौर पर इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि एक अनुशासन का, एक कड़ी मेहनत का और एक बड़े फलक पर विचार करते हुए आगे बढ़ने का प्रोफेशनली सपना आपको ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की देन है। जी। तो वहाँ से आप कब निकले? उसके बाद मैं 2001 पास आउट हुआ और एज यूजुअल जैसा रहता है आईआईटीज़ में कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, तो मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है नियति को जो है वो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उस समय कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी कि मेरी जो 2001 जो है एक ऐसा वर्ष था जब पूरे विश्व में जो है वो मंदी का वातावरण था और उस वातावरण के कारण न केवल मेरी बल्कि सभी जगह पे जो है वो
जो ज्वाइनिंग्स थी वो डीले की गई या इस तरीके की कुछ वातावरण बना, जो ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मेरा मनोदशा वहाँ से परिवर्तित हो गई। और फिर मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली और फिर मैंने जो है मन बना लिया कि मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में आऊँगा। तो जो प्रिपरेशन आपने की, ये क्या लखनऊ ही था या दिल्ली आए आप? और मैं दिल्ली भी गया, कोचिंग्स भी की, लेकिन मोटे तौर पे मैंने जो है वो खुद से प्रिपरेशन की। मैं उदाहरण दूंगा कि भौतिकी, जैसे मैंने कहा कि मैंने पकड़ के रखा है अभी भी उस सब्जेक्ट को, तो भौतिकी मेरा एक विषय था, ऑप्शनल था उसमें। और ये मेरे मतलब बैकग्राउंड में मेरे ग्रेजुएशन में केवल एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो भौतिकी का मास्टर्स लेवल का सिलेबस मैंने खुद ही पढ़ा, पूरा सेल्फ स्टडी ही की मैंने पूरी। तो इसलिए मतलब मुझे चूँकि इन सब्जेक्ट्स में रुचि थी, तो इसलिए मुझे इसे करने में दिक्कत नहीं आई और सेल्फ स्टडी भी रही। लेकिन हाँ, जैसे समान अध्ययन है, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हेल्प ली थी और मैंने दिल्ली में जा कर के इसके लिए पढ़ाई की। कितना अर्सा आपने दिल्ली को दिया? तकरीबन 4-5 महीने। 4-5 महीने। बाकी सारी सेल्फ स्टडी घर पे ही रह के की। कमाल है। विषय क्या क्या थे आपके अखिल भारतीय? ऑप्शनल्स मेरे एक तो भौतिकी था और एक था मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, ये भी बड़ा ज़बरदस्त विषय आपने चुना। तो क्या आप उन लोगों से कहेंगे, उन युवाओं से कहेंगे जो अखिल भारतीय सेवा की तैयारी करते हैं और बड़े अलग अलग विचारों से गुजरते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथ की नौकरी को छोड़कर इसको ऑप्ट करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक साधे सब सधे, और बिल्कुल ठीक भी है ये बात। क्या आप उनसे कहेंगे कैसे मन के विचलन पर काबू पाते हुए, बिल्कुल फोकस होते हुए, सीधे रास्ते पर चलते हुए, और क्या क्या छोड़ें वो और क्या क्या पकड़ें? ये जो इस परीक्षा का पैटर्न है, उस पैटर्न में ये है कि ये बहुत दीर्घ काल तक इसकी प्रक्रिया चलती है और दीर्घ काल तक प्रक्रिया चलने के दौरान जो अभ्यर्थी है वो तमाम परिस्थितियों से गुजरता है। अप्स भी होते हैं, डाउन्स भी होते हैं। तो एक तो आपको प्रबल इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो डिगनी नहीं चाहिए, आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है वो डिगना नहीं चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जैसे किसी को बल्लेबाजी करनी है तो केवल बल्ला घुमाने से नीचे, तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर कैसा सेट हो रहा है, पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा है, अगर इसका आप लोग भली भांति अध्ययन करके तैयारी करेंगे तो इसमें आपका परिश्रम जो है वो सही दिशा में लगेगा। जब सिलेक्शन हुआ तो जाहिर तौर पर एक बहुत प्रसन्नता का विषय होता है कि हमने अचीव कर लिया, लेकिन जितने शांत आप रहे, क्या ये चिंता भी कुछ लोगों ने जताई, घर वालों ने भी, मित्रों ने भी, शुभचिंतकों ने, कि सुशांत जी जो आपके नाम के साथ शांत शब्द है, आपके व्यक्तित्व में भी वही, और यहाँ तो शांत भी सुशांत है, यानी कि और सुंदर जो शांत है वो सुशांत है। तो कुछ लोगों को क्या चिंता भी थी, क्योंकि पुलिस के महकमे में बड़े मिथ भी हैं, बड़ी मूछें होनी चाहिए, बड़ी गरजदार आवाज़ होनी चाहिए, बड़ा हट्टा कट्टा शरीर और बड़ा ऊंचा कद होना चाहिए, जबकि ये सारी चीज़ें मिथ हैं। और हमने हमेशा देखा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एपिकल पोस्ट पर आपका ब्रेन, आपकी मेधा, आपका धैर्य, आपकी सहनशीलता, ये सारी चीज़ें एक लीडर की तरह मैच। आप आए तो कुछ लोगों ने कहा भी घर में बाहर कि अरे सुशांत जी वहाँ तो बहुत हंगामा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जी जी। देखिए, ऐसा है कि समाज तो अपने दृष्टिकोण से देखता है, जो कि उसका दृष्टिकोण तमाम तरफ से जो उसके पास जानकारियाँ आती हैं उसके आधार पे बनता है। जानकारियाँ कहाँ से आती हैं? कहीं सुनी बातों से आती हैं, किताबों पत्रिकाओं से आती हैं, और आज के समय में फिल्मों से आती हैं। तो जो छवि वहाँ पर दिखाई देती है वो वैसी अपेक्षाएं करता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि ये पुलिस विभाग में नेतृत्व के जो पद हैं, आपका कार्य एक अच्छा नेतृत्व प्रदान करना है, एक ऐसा नेतृत्व जो कि आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत कर सके और आपके अपने जो मातहत हैं उनके कल्याण के प्रति और उनके अनुशासन के प्रति एक संवेदनशीलता की स्थिति उत्पन्न कर सके।
तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी मूछें उसमें कहीं से कहीं तक किसी की भी मदद कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। या प्रेताकार होने से किसी भी प्रकार से मदद मिल सकती जी है। जी जी जी। और मतलब फिटनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है वो मतलब शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और सुदृढ़ रहे। तो इसलिए ये मिथ हैं, लोगों के अपनी अपेक्षाएं हैं। मैं आपकी हॉबीज़ की तरफ आता हूँ। कविता लिखना और स्केचिंग, पेंटिंग की तरफ आना, ये क्या अर्ली स्कूल डेज से आपके साथी हैं या? अर्ली स्कूल डेज से हैं। कविताएं मैंने जो है मतलब लेट स्कूल डेज से शुरू की थी। स्केचिंग तो मुझे याद भी नहीं, होश संभालना था उससे भी पहले से मैं करता रहता था। उस समय में बड़े बड़े चार्ट पेपर्स पे जो है वो देवी देवताओं की तस्वीरें बना करके वो सबको दिखाता था कि मैंने ऐसा बनाया है। हाँ। और उससे जो मुझे बेसिकली जो मेरे को मनोबल बढ़ता था, लोग तारीफ़ करते थे, वो उसने कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि मैं और आगे से कंटिन्यू करूं। तो फिर बना रहा लगातार, कभी कम बनाया कभी ज़्यादा बनाया। फिर जो है लेट स्कूल डेज और अर्ली ग्रेजुएशन में फिर साहित्य की ओर और रुचि बढ़ी, कविताएं लिखना शुरू किया। फिर एक बार नेशनल पुलिस एकेडमी आया, जिसका मुझे शेप करने में इतना महत्वपूर्ण रोल है कि मैं बता नहीं सकता। वास्तव में मैं अपनी एकेडमी के प्रति बहुत ही अनुग्रह का भाव रखता हूँ। तो वहाँ से फिर फिज़िकल फिटनेस और इसकी तरफ मेरा इस तरफ भी हॉबी हो गई और मैंने रनिंग को अपनी एक परमानेंट हॉबी बना लिया। अच्छा। तो मैं मतलब आज की डेट में अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी ये 3 हॉबीज़ हैं जो कि मेरा जो भी समय बचता है मैं इन्हीं तीनों हॉबीज़ पे डिवोट करता हूँ। अच्छा, तो चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, आपकी स्केचिंग, आपकी कविता और आपका पैदल चलना, दौड़ना, ये मैं कितना दौड़ते हैं आप प्रतिदिन? मैं प्रतिदिन नहीं, मैं सप्ताह में 2 या 3 दिन निकालता हूँ। एक दिन 5, कभी 10 किलोमीटर और वंस इन अ वाइल कभी 21 किलोमीटर्स में कर लेता हूँ। मैराथन जैसा भी कर हाफ लेते मैराथन हैं। तक मैं करता हूँ। हाफ मैराथन तक आप कर लेते, कमाल है। मैं आपकी कुछ स्केचेस देख रहा था अभी, तो एक बड़ा बॉन्डिंग का एक भाव मुझे उसमें दिख रहा था, एक बड़ा परस्पर एक विश्वास, एक बड़ी आत्मीयता से बंधे हुए हाथ, एक दूसरे को आश्वस्त करते हुए कि हम आपके साथ हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। किस तरह का भाव, क्या एक वहाँ भी एक जो आपके व्यक्तित्व में है, एक उदार मानवीय भाव आपकी कविताओं में और आपके स्केचेस, आपकी पेंटिंग में भी झलकता है? निश्चित तौर पर मैं यूँ कहूँगा कि मुझे लगता है कि मानवीयता का मापदंड यही है, नहीं तो सब पाषाण है। अगर व्यक्ति और व्यक्ति में जुड़ाव नहीं है तो फिर वो व्यक्ति और व्यक्ति ना हो करके पत्थर और पत्थर हैं। तो मैं तो इसको मानता हूँ कि एक सरल हृदय दूसरे सरल हृदय से बहुत आसानी से जुड़ सकता है और ये सरलता, ये भावनाएं, ये व्यक्ति में होनी चाहिए और ना केवल होनी चाहिए, व्यक्त भी होनी चाहिए। व्यक्त होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जीवन का एक और अहम पड़ाव होता है विवाह। तो जो आपकी जीवन संगिनी हैं वो हाउस मैनेजर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व है, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे। ये शादी अरेंज मैरिज रही या फिर लव मैरिज या दोनों के बीच का कोई सेतु रही है? अगर 150% कोई चीज़ होती है, हाँ, तो ये 150% अरेंज रही। वाह जी। सो मच सो कि मैंने उनको फर्स्ट टाइम डायस पे ही देखा। कमाल है सर। और ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है। हाँ, ये तो अब से मुश्किल से 12 साल पुरानी बात है। 12 साल पुरानी बात। तो इसके पीछे मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत ऐसी बात है, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है चीज़ों को लेकर मैं महसूस करता हूँ। लेकिन क्या सोच थी इसके पीछे? क्योंकि लोग, मैं देखता हूँ कि युवा पीढ़ी शादी के मामले में, मैं आपसे वरिष्ठ हूँ, लेकिन मैंने भी देखा कि बड़ा एप्रीहेंशन था मेरे मन में कि कैसी होंगी वो परिवार के साथ, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे तो बहुत दिमाग में ये बात आती थी कि वो संयुक्त परिवार के साथ चलेंगी किस तरह से। तो आपने बिल्कुल डायस पर ही देखा और कोई मन में कोई दुविधा नहीं थी? कोई एक्चुअली यही सारे प्रश्न थे जो आपके पास हैं। हाँ। तो इसीलिए परिवार के साथ चलेंगी या कैसा होगा। और मुझे मालूम है कि मैं वो एज, जो आयु वर्ग होता है, वो उस समय व्यक्ति जो है बहुत ही अपरिपक्व होता है जी, और सपनों की उड़ान तो बहुत लंबी होती है जी। तो मैंने ये महकमा पूरी तरीके से अपने माता और पिता को दे दिया था और आज मुझे लगता है कि बहुत सही निर्णय लिया था मैंने।
बिल्कुल सर। और मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है उसकी नींव रखने में, तो उसको बनाए रखने में जो है मैं अपनी धर्मपत्नी का जितना बड़ा योगदान है उसको मैं कमतर नहीं आंक सकता। मेरे परिवार से वास्तव में मुझको इस संबंध में बहुत सपोर्ट मिला है। और जो कुछ भी व्यक्ति है वो अपने परिवार, अगर आपको किसी व्यक्ति को परिभाषित करना है तो उसकी परिभाषा का सबसे आसान तरीका है कि उसके परिवार ने जैसा उसको बनाया है वो वह व्यक्ति है। परिवार का निर्माण जो है वो उसका जो फल है वो व्यक्ति के तौर पे दिखाई देता है सबको। तो इसलिए मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो सही निर्णय था जो मैंने उस समय लिया था। और हालांकि ये एक व्यक्तिगत चॉइस का विषय है, मैं इसमें किसी को कोई टिप नहीं देना चाहूँगा। बिल्कुल नहीं। मैं आपके इनोवेशन की तरफ आता हूँ। जैसा मैंने कहा, आपने डकैतों से भी भिड़ंत ली, आप जब धार में रहे तो भोजशाला जो एक बहुत सेंसिटिव विषय है उसको भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका एक एकेडमिक एक योजना जिसकी मैं चर्चा करूँगा वो पुलिस भेंट मित्र योजना या वार्ता योजना जो रही आपकी। कैसे ये बात मन में आई थी कि जो निचले लोअर रंग है पुलिस का, ख़ासतौर से कांस्टेबल्स और एसआई लेवल के और उससे नीचे के जो कर्मचारी हैं, वो अपने एसपी से या दूसरे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से आकर मुलाकात करें। और शायद ऐसे 5 कर्मचारी प्रतिदिन मुख्यालय आते थे, जिला मुख्यालय, और आपसे मिलते थे और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी। कैसे ये विचार मन में आया? कहीं ना कहीं जो है, जो विभाग में वरिष्ठ स्तर पर और कनिष्ठ कार्मिकों के मध्य जो संवाद है उसको और अधिक सुदृढ़ किए जाने की ज़रूरत थी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो ग्रास रूट लेवल पे, जो कटिंग एज लेवल पे जो कार्य करते हैं वो हमारे कनिष्ठ पुलिस कार्मिक काम करते हैं। निश्चित तौर पर अपराध और अपराधियों के बारे में सबसे अधिक जानकारियाँ, सूचनाएं ये उनके पास ही होती हैं। सबसे अधिक जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है, चाहे संसाधन का विषय हो, अब तो खैर महकमे के पास बहुत संसाधन हो गए हैं, चाहे वो व्यवस्थाओं का प्रश्न हो, तो फिर वो कटिंग एज लेवल का जो कर्मचारी है उसको जो सामना करना पड़ता है। अब अगर कोई संवाद अगर नहीं है और एक वैक्यूम है तो वहाँ पर जो है वो वर्क की एफिशिएंसी जो है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो मन में विचार आया क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पर निचला कर्मचारी बिना किसी भय के और बिना किसी संकोच के अपने वरिष्ठ प्राधिकारी से अपनी बात रख सके। पुलिस अधीक्षक के तौर पे मैं 5 पुलिस कार्मिकों को एएसआई से लेकर के जूनियर सब इंस्पेक्टर तक जो थाना प्रभारी नहीं है उनको प्रतिदिन 5 कार्मिकों को मैं अपने ऑफिस में बुलाऊंगा। उनके नाम मैं रैंडमली पूरे ज़िले से सेलेक्ट करता था। और उनसे फिर मैं जब बात करता था तो ये सुनिश्चित करता था कि ये 1-to-1 वार्ता हो ताकि उसको कोई संकोच ना हो। उसमें केवल और केवल 2-3 विषय पे ही बात होती थी। एक विषय तो आपराधिक आसूचना संकलन था जो सबसे महत्वपूर्ण था। कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो कि एसपी की नोटिस में लाना जरूरी हो, कोई ऐसा संगठित गिरोह तो नहीं है, कोई ऐसा कोई क्राइम का मैटर तो नहीं है जो वो लाना चाहते हो। दूसरा था संसाधनों का बंटवारा। कहीं पर फोटोकॉपियर मशीन किसी अनुभाग में 2 हैं, किसी में 1 भी नहीं है, या कहीं वाहन की अगर कोई दिक्कत आ रही है जो कि मैं बंटवारा ठीक से कर सकूं, तो भौतिक संसाधनों का बंटवारा ये दूसरा विषय था। तो इस तरीके से 1-2 विषय जो इस तरीके के मैंने चुने थे और कुछ कल्याण से संबंधित बातें, कोई किसी की व्यक्तिगत कोई मसला तो नहीं है। तो इसका मुझे बहुत ही सार्थक जो है, बहुत मुझे लगा कि इसकी सार्थकता प्रमाणित हुई वहाँ पे। और इसको बाद में पूरे पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश जी इसको फिर आदेश प्रसारित हुए और पूरे प्रदेश में इसको फिर लागू किया गया। तो ये अभी भी चल रही है पूरे ये प्रदेश बिल्कुल में। अभी भी चल रही है। तो इस दौरान मनोविज्ञान भी आपका एक बड़ा प्रिय विषय रहा है। कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं के साथ भी ये कर्मचारी सामने आते होंगे। मेरा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मेरा ये अनुभव रहा कि मतलब धैर्यपूर्वक उस कर्मचारी को मैंने खुद से बुलाया और खुद से सुन लिया तो 50% से अधिक तो रिलीफ उसको उसी समय मिल जाता था। समय मिल गया। हाँ। और बाकी चूंकि मेरे व्यक्तिगत जानकारी में वो विषय आ जाता था तो मैं उसको फिर सॉर्ट आउट तो करा ही देता था। कहीं छुट्टी का विषय है, कहीं कुछ है, किसी वेतन की विसंगतियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं। और उसके कारण मेरे अपने कार्यालय के भी जो कर्मचारी वृंद थे जो कि ये सब मसले देखते हैं, वेतन के, छुट्टी के और फंड के, तो वो एफिशिएंसी अपने आप ही उत्पन्न होगी। क्योंकि सबको मालूम था कि जो है मैं सीधे कनिष्ठ कार्मिकों से जानकारियां लेता हूं, उनके बातों को सीधे सुनता हूं, तो इसलिए ऑटोमेटिकली बहुत सारी विसंगतियां और विषमताएं अपने आप ही जो हैं
मेरे जिला पुलिस कार्यालय में आई ही नहीं। कंक्लूड करूंगा इस बातचीत को, एक बहुत ही विनम्र, सधे हुए और एक ऐसे ऑफिसर के तौर पर हम आपको देखते हैं जो बहुत ही संतुलित और बहुत ही सम्यक दृष्टि रखते हैं, एक रैशनल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, एक शांति चेहरे पर और चलते चले जाना। कोई कविता आपकी जो आपकी अभिरुचि, हरिवंश राय बच्चन आपके प्रिय कवि हैं और संयोग से मेरे भी वो प्रिय कवि हैं, तो ये आपके हमारे बीच में एक कॉमन लाइकिंग का एक एलिमेंट है। लेकिन मैं आपकी किसी कविता को ज़रूर कंक्लूड करते हुए इस बातचीत को मैं सुनना चाहूँगा जी। एक कविता मैंने लिखी थी अभी तकरीबन कुछ एक माह हुए हैं। इसका शीर्षक है लेखनी। लेखनी, हाँ जी। लेखनी मेरी पताका, लेखनी ही मान मेरा। वाह, हाँ। लेखनी मेरी पताका, लेखनी ही मान मेरा। कितने समर इसने जिताए, कितने सिंहासन है हिलाए। वाह। कह चुकी कितनी कथाएं, फिर भी नूतन गान मेरा। क्या बात है। भान मेरा ध्यान मेरा, भान मेरा ध्यान मेरा, शब्द संचय दान मेरा। क्या बात है। भान मेरा ध्यान मेरा, शब्द संचय ध्यान मेरा, शब्द संचय दान मेरा। अस्थि मज्जा रक्त भी ओ, देह काया प्राण मेरा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भान मेरा ध्यान मेरा, शब्द संचय दान मेरा, अस्थि मज्जा रक्त भी और, देह काया प्राण मेरा। वाह। लेखनी मेरी पताका, लेखनी ही मान मेरा। मान मेरा। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर कविता, और जिस तरह से आपने कहा, लेखनी हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अखिल भारतीय सेवा की तैयारी करने वाले या जीवन में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले या सामान्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कितनी सुंदर कविता है। और मुझे अकबर इलाहाबादी का वो शेर भी याद आता है, खींचो न कमानों को, तलवार न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेखनी की महत्ता को स्थापित करना, और बसंत पंचमी जो माँ सरस्वती की आराधना का पर्व है वो भी हमने मनाया। तो बहुत सुंदर कविता, और बहुत सारी कविताएं भीतर और हैं, और मुझे लगता है आपकी पुस्तकें भी आई हैं कुछ अभी? नहीं, मतलब पाइपलाइन में है। चलिए, तो हम जल्दी अपेक्षा करेंगे, क्योंकि पुलिसिंग के अनुभव और उसमें संवेदना का पुट और नूतन और अभिनव प्रयोगों के लिए इच्छुक आपका युवा मन, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस आगे जाकर और बहुत बेहतर संयोजन के साथ सामने आएंगे। आपको आपके भावी करियर के लिए बहुत बहुत सुशांत जी शुभकामनाएं, और आप इसी तरह चलते रहिए सधे अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। धन्यवाद शरद जी। ये थे 2005 बैच के युवा आईपीएस ऑफिसर जो वर्तमान में डीआईजी रूरल ग्रामीण इंदौर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।